बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI AC। हमने प्रीवियस लेक्चर में AC चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया बेटा, ठीक है। मैंने आपको AC के फंडामेंटल्स बताए। आज हम और आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे अभी फंडामेंटल जोन ही है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा AC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जिस तरीके से मैं ये दिखाऊंगा, ठीक, ये बोर्ड के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम बेटा एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो आज के टॉपिक का मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट, एक बाईपास तरीका दिखाऊंगा जिससे आप किसी भी वेव का जो काम है आज के टॉपिक का वो आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली जिस तरीके से मैं दिखाऊंगा ये बेटा बोर्ड पर्पस के लिए ठीक रहेगा। लेकिन फिर न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक जो है वही टॉपिक है जो मैंने कल लास्ट में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि AC में हम किस करंट को रिप्रेजेंटेशनल करंट मानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। आपको बेटा पता है जब हमारे पास AC का सर्किट होता है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेजिस्टेंस R है और इसको मैं एक AC सोर्स के साथ यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। ये AC सोर्स का बेटा सिंबल है, बैटरी नहीं है, ये AC सोर्स का सिंबल है। तो आपको बेटा पता है कि इसके अंदर जो करंट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। दिखाया था मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। इंक्रीज होती है मैक्सिमम, फिर वापस, फिर देन ऐसे आ जाता है। तो अगर हम देखेंगे इस सर्किट के अंदर जो करंट के वैल्यूज होंगे वो चेंज होते रहते हैं। तो मैं क्या बोलूं कि इसके अंदर कितनी करंट चल रही है, क्योंकि करंट का वैल्यू तो 0 भी है, फिर 1 एम्पियर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0 एंड सो ऑन। सो द करंट वैल्यू इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो मैं क्या बोलूं कि इस सर्किट के अंदर क्या करंट चल रही है। तो इस सर्किट के अंदर इसका एक स्पेसिफिकेशन देने के लिए कि इसके अंदर कितनी करंट चल रही है, हम कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग यहां पे कुछ करंट्स को रिप्रेजेंटेशनल करंट्स मानते हैं। हम बेसिकली देखते हैं कि AC सर्किट हमारे लिए क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है, और उन्हीं कामों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना काम कर रहा है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसको मैं कितनी करंट का मान सकते, कितने करंट का सर्किट में मान सकता हूं, ठीक है। अब जो मेरे लिए कितना काम कर सकता है, ये काम हम दो तरीकों का देखेंगे। मैं आपको जनरल आउटलाइन बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने टॉपिक एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं किया। पहले हम देखेंगे कि AC सर्किट जो है ये कितना चार्ज हमारे लिए फ्लो कराएगा, कितना चार्ज फ्लो कराएगा, ठीक है। तो चार्ज जो हम देखते हैं, आपको बेटा पता है AC में करंट यहां से यहां तक तो चलेगी, उसके बाद बेटा करंट वापस आ जाती है, ठीक है। डायरेक्शन उल्टा, यानी चार्ज वापस आ जाता है। तो पूरे एक साइकिल के लिए अगर हम देखेंगे नेट चार्ज का फ्लो जो होता है बेटा वो 0 के बराबर आ जाता है, ठीक। लेकिन पूरे एक साइकिल पे पहले चार्ज जाएगा फिर वापस आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मैं देखना चाहता हूं कि AC सर्किट मेरे लिए कितना चार्ज सेंड करेगा, ठीक है, तो मुझे इस चार्ज के सेंड करने के लिए सर्किट को खाली हाफ टाइम के लिए स्टडी करना होगा। तो मैं चार्ज की प्रॉपर्टी लेकर, यानी चार्ज देखूंगा कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, लेकिन देखूंगा कितने टाइम के लिए, आधे साइकिल के लिए, क्योंकि उसका मतलब तभी निकलता है। हो गया, ये चार्ज का मैंने आपको बताया। इसके बाद में देखूंगा AC सर्किट मेरे लिए कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। इससे हम एक और तरीके से इसको डिफाइन कर पाएंगे, कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। अब जब मैंने बेटा हीट की बात की, हीट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है हाफ साइकिल का, क्योंकि हीट हाफ साइकिल तक भी प्रोड्यूस होगी, उसके बाद हाफ साइकिल तक फिर से प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोडक्शन के लिए मैं कितना टाइम यहां पे देखूंगा बेटा, पूरा टाइम पीरियड हम यहां पे चेक कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके कुछ चीजों को डिफाइन करूंगा। एक, AC सर्किट कितना चार्ज सेंड करता है, दूसरा AC सर्किट कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन याद रहे, चार्ज सेंड करने के लिए मैं खाली सर्किट को हाफ टाइम के लिए पढ़ूंगा, यानी टाइम पीरियड का जो आधा हिस्सा, क्योंकि उतने ही टाइम तक चार्ज जो है वो सेंड होता है, उसके बाद बेटा चार्ज वापस आ जाता है। लेकिन हीट का अगर आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके लिए बेटा हम यहां पे इसको पूरे T के लिए स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो इन दो चीजों पे मैं दो करंट्स को डिफाइन करूंगा। पहली करंट जो है उसका नाम हम एवरेज करंट बोलते हैं, या उसका हम बेटा बोलते हैं मीन करंट, ठीक है। आई मीन करंट अगर हम देखेंगे, या एवरेज करंट, वो डिफाइन होती है चार्ज सप्लाई पे। और उसके बाद एक और करंट है, इसका नाम होता है बेटा RMS करंट, ठीक है। RMS करंट होता है, या वर्चुअल करंट इसको बोलते हैं, या इफेक्टिव करंट बोलते हैं। ये RMS करंट डिफाइन की जाती है बेटा हीट प्रोडक्शन पे। किस पे बेटा, हीट प्रोडक्शन पे। तो आज मेरे दो
टॉपिक्स है। चार्ज सप्लाई पे हम यहां पे मीन करंट या एवरेज करंट डिफाइन करेंगे और हीट प्रोडक्शन पे हम बेटा आरएमएस वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो मेरे आज के टॉपिक है मीन वैल्यू क्या होता है और आरएमएस वैल्यू क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, थोड़ा सा मैंने बताया, खाली आप याद रखो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये मीन वैल्यू जो होता है वो इसके बराबर क्यों होता है, आरएमएस वैल्यू जो होता है मैंने वैल्यूज आपको बताए थे, तो आज मैं पूरी तरीके से आपको जस्टिफाई करके दूंगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ आ गया होगा कि मीन वैल्यू चार्ज फ्लो पे डिफाइन किया जाता है, आरएमएस वैल्यू जो है वो हीट पे फ्लो किया जाता है। सबसे पहले मैं यहां पे बेटा मीन वैल्यू दिखाऊंगा आपको। मीन वैल्यू ऑफ करंट, या जिसको हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं, मीन स्लैश एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एसी बेटा, ऑफ एसी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन या एवरेज वैल्यू, ठीक। तो इसको समझने के लिए, एवरेज वैल्यू के समझने के लिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक एसी का सर्किट है, ठीक है। मेरे पास एसी का एक सोर्स है और इस एसी के सोर्स के साथ मैंने एक रेजिस्टर बांधा हुआ है और इसकी रेजिस्टेंस बेटा आर है, ठीक है। अब यहां पे जो ये सर्किट है बेटा, इस सर्किट को मैं स्टडी करूंगा, लेकिन इसको मैं स्टडी करूंगा कितने टाइम के लिए बेटा, हाफ टाइम पीरियड के लिए। चलिए मान लीजिए इस सर्किट का, इस एसी का जो टाइम पीरियड है वो मान लीजिए बेटा 1 सेकंड का है। आपको न्यूमेरिकली समझाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए इसका टाइम पीरियड जो है वो बेटा 1 सेकंड का है, तो इसका हाफ टाइम जो होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल बेटा 1 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, यानी 0.5 सेकंड का इसका हाफ टाइम होगा। मैं एक काम करूंगा, पूरे टाइम के लिए तो ये 0 चार्ज सेंड, क्योंकि पहले चार्ज सेंड करेगा फिर वापस लाएगा, लेकिन हाफ टाइम के लिए मान लीजिए ये सर्किट जो है, हाफ टाइम के लिए मान लीजिए ये सर्किट जो है ये 3 कूलम का चार्ज सेंड करता है। ये एसी सर्किट हाफ टाइम के लिए, यानी हाफ टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए आधे सेकंड के लिए 3 कूलम यहां पे चार्ज सेंड करता है, ठीक है। अगर ये 3 कूलम आधे सेकंड तक सेंड करता है, मैं एक काम करूंगा, मैं एक और सर्किट कंसीडर करूंगा, लेकिन मैं यहां पे एक डीसी सर्किट कंसीडर करूंगा, बैटरी वाला, ताकि इन दो के बीच में एक कोरिलेशन निकालूं, ठीक है। यानी मैं एसी सर्किट को डीसी सर्किट के साथ यहां पे ठहराऊं, आपको बताऊं कि भाई एसी सर्किट कितना काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ की डीसी सर्किट में कितना काम हो रहा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस। तो मान लीजिए मेरे पास एक डीसी सर्किट है, इस डीसी सर्किट में भी बेटा रेजिस्टेंस आर है, बराबर सेम सर्किट है, खाली एसी को मैंने रिप्लेस किया बेटा डीसी के साथ। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इस सर्किट के अंदर एक करंट चलाऊंगा, ये करंट मेरे तक है, मैं इस बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं, लेकिन मैं इसके अंदर एक ऐसी करंट एस्टैब्लिश करूंगा जिस करंट की वजह से इस सर्किट के अंदर टाइम 0.2 सेकेंड, या सॉरी 1/2 सेकेंड में, यानी उतना ही टाइम जितना मैंने यहां पे डिफाइन किया, ऑल्दो इस टाइम का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसकी करंट ऐसे सेट करूंगा ताकि इतने टाइम में 3 कूलम चार्ज यहां पे भी बेटा सेंड हो। इस डीसी सर्किट में 3 कूलम चार्ज सेंड हो कितने टाइम में बेटा, 1/2 सेकेंड में, ठीक है। तो इतने टाइम में इतना चार्ज यहां पे सेंड करने के लिए मुझे कितनी करंट यहां पे रखनी होगी, एज यू नो दैट बेटा करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो 3 को डिवाइड करेंगे, शाबाश, 3 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, दैट मींस इट इज इक्वल टू 6 एंपियर। इसका मतलब बेटा मुझे इस डीसी सर्किट में, मैंने फॉर्मली बेटा यहां पे कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको समझा रहा हूं हम कर क्या रहे हैं। तो इस सर्किट में आपको जो करंट लिखनी होगी या रखनी होगी, दैट करंट हैज टू बी इक्वल बेटा 6 एंपियर। जब आप 6 एंपियर की करंट इस सर्किट में, डीसी सर्किट में रखोगे ना, एंड दैट मेक्स सेंस, 6 एंपियर, क्योंकि डीसी है, कांस्टेंट यहां पे करंट है, तो 6 एंपियर की करंट अगर आप रखेंगे तो बेटा ये सर्किट जो है इट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग 3 कूलम चार्ज इन 0.5 सेकंड या 1/2 सेकंड। इतने टाइम में इतना चार्ज यहां पे सेंड करेगा, और इस सर्किट में इतने टाइम में 3 कूलम चार्ज सेंड हो रहा था। तो मैं ये बोलूंगा कि जो काम यहां पे एसी सर्किट कर रहा है ये वही है जो कि यहां पे डीसी सर्किट कर रहा है, यानी 6 एंपियर की डीसी करंट जो काम करेगी वही काम ये एसी सर्किट करेगी। तो इस सर्किट को मैं बोलता हूं, इसकी जो एवरेज करंट है बेटा, इसकी जो एवरेज करंट है वो बेटा 6 एंपियर की है। एवरेज करंट 6 एंपियर का मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज जो 6 एंपियर की डीसी करंट चार्ज सेंड करती है उतना ही चार्ज बेटा ये एसी सर्किट सेंड करता है।
आप देखिए मैंने एसी लाया, एसी सर्किट के अंदर मैंने देखा कि आधे टाइम पीरियड तक कितना यहां पे चार्ज सेंड होगा, और उसी के इक्विवेलेंट का डीसी सर्किट देखा, उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज सेंड करने के लिए मुझे कितनी करंट चाहिए डीसी में, 6 एंपियर की करंट चाहिए। तो मैं बोलता हूं, चलो ये तो अलग चीज है, मैं बोलता हूं भाई वो सर्किट जो है वो उतना ही काम करता है जितना कि 6 एंपियर की डीसी करंट काम करती है। चार्ज सप्लाई करना था, 6 एंपियर की डीसी करंट इतना ही चार्ज सप्लाई करेगी जितना कि ये एसी कर रहा है। तो 6 एंपियर की करंट इस एसी की एक रिप्रेजेंटेशनल करंट बनती है। भाई ये एसी सर्किट जो है इसमें इतनी ही करंट है जितना कि एक डीसी 6 एंपियर का डीसी करंट यहां पे काम करता है। ठीक है, आई थिंक आपको बेटा समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू से समझा, लेकिन हम इसका एक फॉर्मल डिराइवेशन करेंगे। किसी भी सर्किट में आपको एवरेज वैल्यू कैसे निकालना होता है वो हम यहां पे देखेंगे। याद रहे एसी सर्किट में हम आधे टाइम के लिए इसको स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक एसी सर्किट है, मैंने इसको अब अलग से बनाया। मेरे यहां पे एक एसी सर्किट है और इस एसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस है और यहां पे बेटा एक एसी सोर्स है। ये रेजिस्टेंस जो है बेटा आर के बराबर है। मैं इसको स्टडी करूंगा फॉर टाइम टी इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, एंड लेट अस सपोज इस सर्किट में जो चार्ज सेंड होता है बेटा वो क्यू के बराबर सेंड होता है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे डीसी सर्किट आपको दिखाऊं, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, याद रहे बेटा रेजिस्टेंस सेम है, यानी सर्किट जो है वो बेटा सेम होना चाहिए। और यहां पे मैं एक डीसी का सोर्स रखता हूं, इसमें जो आपको टाइम देना है, इस टाइम में बेटा यहां पे t/2 का टाइम बराबर देना है। हालांकि t/2 इसके लिए डिफाइन, t इसके लिए डिफाइन कैपिटल टी, लेकिन मैं खाली यहां पे टाइम बोल रहा हूं t/2। और मान लीजिए t/2 टाइम में ये चार्ज सेंड कर रहा है q डैश। मैं बोल रहा हूं बेटा अगर ये t/2 टाइम में चार्ज q डैश सेंड कर रहा है और ये t/2 में q यहां पे सेंड कर रहा है, अगर बेटा q डैश q के बराबर होगा, क्योंकि इसको इसके बराबर लाने के लिए आपको करंट में एडजस्टमेंट करनी होगी, तो जब बेटा q डैश q के बराबर होगा उस टाइम पे हम बोलेंगे कि यहां पे जो बहने वाली करंट है वो इस सर्किट की बेटा एवरेज करंट बन जाएगी। और मान लीजिए इस सर्किट में जो करंट चल रही है दैट करंट विल बी बेटा IM या I एवरेज जिसको हम बोलते हैं, I मीन या I एवरेज। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे I मीन करंट डाली जो कि इस सर्किट की मीन करंट है बेटा, ठीक है, तो डेफिनेटली Q डैश का वैल्यू किसके बराबर आएगा, Q के बराबर आएगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, आई मीन का वैल्यू हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। कैसे निकालेंगे, पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा बेटा डीसी सर्किट के लिए। आपको बेटा इसका एक और रिवीजन अभी आ जाएगा जब मैं आरएमएस वैल्यू दिखाऊंगा, तब हम चार्ज के बदले बेटा हीट के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे मैं एक काम करूंगा फॉर डीसी सर्किट, पहले मैं डीसी सर्किट की कैलकुलेशन करूंगा फॉर डीसी सर्किट। बेटा डीसी सर्किट में कितना चार्ज होगा या कितना चार्ज सेंड होगा, सो आई कैन राइट बेटा करंट इन द सर्किट इज आई मीन एंड द चार्ज फ्लोइंग इज बेटा क्यू डैश डिवाइड बाय बेटा टाइम यहां पे कितना देना है हमें, t/2 टाइम यहां पे देना है। इसका मतलब बेटा कितना चार्ज सेंड हो रहा है, कितना चार्ज बेटा यहां पे सेंड हो रहा है, क्यू डैश विल बी इक्वल टू IM मल्टीप्लाइड बाय t/2। दिस इज द चार्ज सेंड बाय डीसी सर्किट इन टाइम t/2। ठीक है, आई कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। अब मैं देखूंगा एसी सर्किट जो है वो कितना चार्ज सेंड करेगा t/2 टाइम में, और दोनों चार्ज को इक्वल बना के ये जो करंट हमारा बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ये करंट डीसी सर्किट में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशनल करंट बनेगी किसकी बेटा, एसी सर्किट की। अब जब मैं बेटा एसी सर्किट के लिए कैलकुलेशन करूंगा, ध्यान से देखेंगे, डीसी के लिए मैंने ऐसे कैलकुलेशन किया चार्ज बाय ए या चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू दिस। ठीक है, लेकिन बेटा एसी सर्किट का जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, एसी सर्किट के अंदर जो करंट चलती है वो बेटा कांस्टेंट करंट नहीं है। एसी सर्किट में करंट जो है वो वेरिएबल है, और जब भी कोई वेरिएबल चीज होती है उसका कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम छोटी चीज का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद बेटा इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे देखिएगा फॉर एसी सर्किट अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं फॉर एसी सर्किट, फॉर एसी सर्किट बेटा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, या मैं ऐसे लिखूंगा, कोई बात नहीं, मैं बेसिक में चला जाऊंगा। यहां पे जो करंट है दैट विल बी इक्वल बेटा dq by dt, दैट मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि एसी सर्किट सेंड करेगा इन टाइम dt विल बी इक्वल टू I dt, एंड दैट मींस बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज
sent by AC circuit will be equal to I naught sine of omega t and then dt. This is the small amount of charge. याद रहे बेटा AC सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट करंट नहीं है बेटा. AC सर्किट में जो करंट होती है, एसी सर्किट के अंदर जो करंट होती है, दैट करंट इज इक्वल टू बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी. डीसी सर्किट में कांस्टेंट करंट था, सो दैट मींस करंट वाज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. लेकिन एसी सर्किट में क्योंकि करंट वेरिएबल थी तो हम यहां पे लिखते हैं इट इज डी क्यू बाई डी टी. एंड छोटे से टाइम इंटरवल में कितना चार्ज बेटा सेंड होगा, इसका कैलकुलेशन मैंने यहां पे आपको दिखाया. यहां पे इसके बराबर आ जाएगा बेटा. ठीक है, तो हमें देखना है कि टोटल में कितना चार्ज यहां पे सेंड होगा. ठीक है, उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड देन डी टी. लेकिन हमें देखना है कि चार्ज जो सेंड होगा वो कितने टाइम में होना चाहिए बेटा, वो 0 से लेकर टी बाई 2 टाइम तक कैलकुलेट करना है. अगर मैं 0 से लेकर टी टाइम तक कैलकुलेशन करूंगा वो तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, वो मुझे पता है, क्योंकि पूरे टाइम में ये चार्ज जितना जाता है फिर उतना ही वापस भी आता है. लेकिन टी बाई 2 टाइम में कितना यहां पे होगा, उसके लिए इंटीग्रेशन. बेटा कंपेयर कीजिए बेटा, ये यहां पे वेरिएबल, यहां पे जो करंट थी एसी सर्किट में उसका चार्ज कैसे निकालते हैं, और जो डीसी सर्किट हमारे पास है उसमें जो चार्ज है दैट इज सिंपली इक्वल टू करंट इनटू टाइम. इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा. तो यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा करंट चार्ज का जो फ्लो है दैट विल बी इक्वल टू दिस, विच इंप्लाइज Q विल बी इक्वल टू आई नॉट. बेटा यहां पे बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2. बेटा एक बात मैं बता के रखूंगा, एसी सर्किट में हमें बहुत बार इस्तेमाल करूंगा इंटीग्रेशन. ठीक है, तो एक ही बार बेटा याद रखेंगे, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं साइन ऑफ एक्स dx, मैं जनरल में बताता हूं बेटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स. यानी साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कॉस में, और उसके बाद यहां पे जो वेरिएबल है ना x, इसका जो कोफिशिएंट है ना a, इस a को हमें डिवाइड करना पड़ता है. और अगर मुझे कभी इंटीग्रेशन करनी पड़ी, बेटा इंटीग्रेशन करनी पड़ी, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं. यहां पे इंटीग्रेशन अगर मुझे करनी पड़ी बेटा कॉस ऑफ ओमेगा टी या कॉस ऑफ ए एक्स dx. ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन जो आएगी दैट विल बी बेटा साइन ऑफ ए एक्स. ये वापस आएगा साइन में, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद यहां पे x का जो कोफिशिएंट है ना a, वो a आपको डिवीजन में लिखना पड़ता है. इंटीग्रेशन याद रखना, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा पूरे चैप्टर का. एक ही बार कॉस की इंटीग्रेशन आएगी बेटा साइन, सारा लिखना है, कोफिशिएंट जो वेरिएबल का है वो नीचे लिखेंगे. वैसे यहां पे साइन इंटीग्रेशन जो आएगा वो माइनस कॉस आएगा, सारा लिखना है, और वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. मैं खाली आपको थोड़ा सा यहां पे बता रहा हूं इसको रिकैप्चुलेट करने के लिए, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी कर पाए. ठीक है, तो यहां पे जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका मतलब ये है कि चार्ज सेंड बाय दिस एसी सर्किट इन टी बाई 2 टाइम विल बी इक्वल बेटा I0 बाहर है, ये पीक वैल्यू है करंट का, अगर आपको याद होगा. इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी. अब यहां मैंने डेलिबरेटली किया ताकि आपका आइडिया आ जाए. यहां पे वेरिएबल टी है, तो टी का जो कोफिशिएंट है दैट इज बेटा ओमेगा, वो यहां पे नीचे आएगा, एंड देन देयर विल बी लिमिट 0 से लेकर बेटा टी तक. ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया, अब हम इसका बेटा यहां पे लिमिट डालेंगे, which implies बेटा Q will be equal to I naught. यहां पे है, हमें यहां पे T में लिमिट्स डालने, तो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर ही मैं निकालूंगा. इसके बाद पहली टर्म बनेगी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा, T के बदले आएगा बेटा कैपिटल T. ठीक है, इसके बाद माइनस आएगा, फिर से आएगा माइनस कॉस ऑफ, यहां पे आएगा ओमेगा. अब T के बदले बेटा 0 देना है. ठीक है, और ये खत्म होके यहां पे ऐसा बन जाएगा. So that means charge sent by this AC circuit in T by 2 is बेटा I naught divided by ओमेगा को मैं यहां पे कन्वर्ट करूंगा बेटा 2 पाई बाई टी में. ठीक है, ताकि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए. माइनस कॉस ऑफ ओमेगा के बदले आएगा बेटा 2 पाई बाई टी. ठीक है, और टी अपना है ही, उसके बाद माइनस माइनस यहां पे प्लस बनेगा, और ये बनेगा बेटा कॉस ऑफ 0. ठीक है, अगर ये बना यहां पे बेटा कॉस ऑफ 0, ये बनेगा cos ऑफ 0. इसका मतलब Q जो है दैट विल बी इक्वल बेटा I नॉट, यहीं पे आएगा, T बेटा ऊपर चढ़ेगा, नीचे रहेगा 2 पाई, और यहां पे आपको मिलेगा माइनस
कॉस ऑफ, यहां पे टी और टी कैंसिल होके 2 पाई आएगा बेटा, ठीक है, और यहां पे आएगा बेटा कॉस ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड दैट मींस हाँ, मैंने यहां पे बेटा मिस्टेक की, ये t/2 था, ये भी t/2 है बेटा, ये यहां पे t/2 आएगा, और जब ये t/2 आएगा बेटा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे खाली बचेगा पाई हमारे पास, ठीक है। सो दिस विल बी which implies q will be equal बेटा I नॉट, उसके बाद t आएगा 2 पाई आएगा, और उसके बाद यहां पे आएगा माइनस कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई होता है बेटा -1 प्लस 1 यहां पे आ जाएगा, एंड देन बेटा यहां पे आपको मिलेगा चार्ज सप्लाइड बाय एसी सर्किट इज इक्वल बेटा I नॉट t डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 और 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज चार्ज सप्लाइड बाई एसी सर्किट इन t/2 टाइम इज इक्वल टू I नॉट t डिवाइडेड बाई पाई बेटा। आई कॉल दिस एज बेटा इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ द चार्ज सेंड बाय DC circuit was Q dash and the charge sent by AC circuit is Q. So if बेटा मैं यहां पे लिखूंगा if Q dash is equal to बेटा Q, then DC सर्किट में बहने वाली जो करंट थी ना IM will be called शाबाश, क्या बोला जाएगा इसको, will be called mean value of AC, सिंपल। अगर ये चार्ज इसके बजाय जितना डीसी ने चार्ज सेंड किया उतना ही एसी भी चार्ज सेंड कर रही है, देन जो डीसी में बहने वाली करंट है वो एसी सर्किट का मीन वैल्यू बनेगा। दैट मींस मैं यहां पे लिखूंगा क्यू डैश के बदले वहां पे लिखा था बेटा, कितना लिखा था, आई एम लिखा था, t/2 लिखा था, और क्यू का वैल्यू हमने निकाला बेटा I नॉट टी डिवाइडेड बेटा यहां पे पाई आएगा, तो यहां पे बेटा आप देखेंगे ध्यान से टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो मीन वैल्यू जो होता है करंट का दैट इज इक्वल बेटा I नॉट 2 टाइम्स I नॉट, 2 ऊपर जाएगा, so it is 2 times I नॉट डिवाइडेड बाई पाई, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ करंट बेटा। और मैंने कल ही आपको बताया था जब हम इसका बेटा कैलकुलेशन करते हैं इट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 0.637 I नॉट, यानी मीन वैल्यू जो करंट का होता है दैट इज इक्वल बेटा 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। मैं आपको समझाता हूं बेटा, पीक वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू है, पीक वैल्यू के हिसाब से हम मीन वैल्यू यहां पे देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मेरे पास कोई एसी सर्किट है तो इससे हम डायरेक्टली देख लेंगे। अगर हमारे पास बेटा कोई एसी सर्किट है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, और इस एसी सर्किट में जो वेव चल रही है, साइन वेव यहां पे जो चल रही है, ठीक है, यानी करंट की जो वेव चल रही है, इसका पीक वैल्यू मान लीजिए 10 एंपियर का है, यानी ये जो करंट जा रही है इसका पीक वैल्यू 10 एंपियर का है। 10 एंपियर का अगर मैं बेटा 63% देखूंगा दैट मींस इट विल बी 6.3 एंपियर, यानी 10 एंपियर का 63% जो है दैट इज सिंपल, मैंने 10-10 का हिसाब रखा इसीलिए यहां पे आसान है। तो 6.3 एंपियर करंट विल बी 6.3, मैं से लिखूंगा 63.7% ऑफ 10 एंपियर विच इज इक्वल बेटा 6.37 एंपियर की जो करंट है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स द मीन वैल्यू ऑफ एसी। यानी अगर इसमें पीक वैल्यू 10 का होगा तो इस सर्किट का जो मीन वैल्यू होगा करंट का दैट इज 6.37। कहने की बात यह है कि अगर यहां पे 10 एंपियर का पीक है तो इसमें जो करंट यहां पे रिप्रेजेंटेशन करंट हम लेंगे दैट इज 6.37, यानी एक डीसी सर्किट में चलने वाली कांस्टेंट करंट कितना वैल्यू 6.3 एंपियर का जो वैल्यू है वो जितना चार्ज सेंड करेगा उतना ही चार्ज बेटा ये एसी सर्किट जो है वो सेंड करता है। सो व्हेनेवर यू गेट द मीन वैल्यू ऑफ एसी, जब भी आपको मीन वैल्यू मिलता है तो आपको पता चलता है कि इस एसी में जो
मीन वैल्यू है वो बेसिकली इसका डीसी इक्विवेलेंट करंट है, यानी डीसी में चलने वाली वही करंट जो है वो उतना ही काम करेगी जितना कि ये एसी काम कर रही है विद रेस्पेक्ट टू चार्ज को सेंड करने के लिए। तो मीन वैल्यू से पता चलता है कि इसके इक्विवेलेंट का डीसी करंट कितना होगा जो इतना ही चार्ज सेंड करेगा। तो याद रहे जब भी आपको मीन वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू याद रखेंगे दैट इज बेटा 2 by pi टाइम्स द पीक वैल्यू, यानी जितना भी पीक वैल्यू होगा ना उसको 2 by pi से मल्टीप्लाई यानी 0.63 से मल्टीप्लाई करना है, वो ऑटोमेटिकली उसका मीन वैल्यू बनता है और आपको समझ आता है कि ये इतने डीसी करंट का काम करेगा बेटा, दैट इज बेटा मीन करंट। तो अगर हम बेटा इसको ऊपर से नजर दौड़ाएंगे, आप ध्यान से देखना, कोई ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है बेटा, ये बहुत आसान है। मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपके पास एक एसी सर्किट लाया बेटा, मीन वैल्यू का यहां पे डेरिवेशन है। मैंने एसी सर्किट लाया, इस एसी सर्किट में देखा ये चार्ज क्यू सेंड करेगा t/2 में। डीसी सर्किट लाया जो कि चार्ज क्यू डैश सेंड कर रहा है t/2 टाइम में। मैंने पहले देखा कि इतना चार्ज सेंड करने के लिए कितनी करंट चाहिए, तो मैंने यहां पे लिखी, तो ये चार्ज मैंने लिखा डीसी सर्किट का कैलकुलेशन कांस्टेंट था, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल था। उसके बाद मैंने एसी सर्किट में देखा कि इतना ही चार्ज सेंड कर, या चार्ज सेंड करने के लिए हाफ टाइम में कितना चार्ज सेंड करेगा, और चार्ज जो है वो इसके बराबर निकला। उसके बाद मैंने यहां पे अपनी डेफिनेशन इंपोज की कि अगर वो चार्ज इस चार्ज के बराबर होगा, यानी डीसी सर्किट में जो चार्ज हमने सेंड किया t/2 टाइम में वो अगर इस चार्ज के बराबर होगा, तो डीसी सर्किट में बहने वाली जो करंट है वो एसी सर्किट की रिप्रेजेंटेशनल करंट बनती है, जिसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं। तो मीन वैल्यू का निकालने के लिए मैंने यहां पे दिखाया मीन वैल्यू बेटा इसके बराबर है। तो मीन वैल्यू से पता चलता है कि इस एसी का जो काम है, एज फार एज चार्ज को सेंड करने का जो काम है, वो इसी के बराबर जो हमें मीन वैल्यू निकलता है, वो डीसी करंट जो है वो उतना ही काम बेटा करती है। तो ये था बेटा मीन वैल्यू। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी दैट मीन वैल्यू ऑफ एसी इज दैट कांस्टेंट करंट which through the same circuit sends same amount of charge as is sent by AC in time equal to t/2। सर्किट सेम रखने हैं, दोनों के टाइम जो है वो t/2 होना चाहिए। तो जितना चार्ज वहां पे एसी सेंड करेगा उतना ही चार्ज अगर डीसी भी सेंड कर रहा है, तो डीसी में बहने वाली जो करंट है वो एसी की रिप्रेजेंटेशनल करंट बन जाती है, जिसको हम बेटा मीन वैल्यू बोलते हैं या जिसको हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा, मैंने आपको कहा कि इस मीन वैल्यू को निकालने का एक और तरीका है, क्योंकि ये तो मैंने साइनोसाइडल का दिखा और दिखाया कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, लेकिन हम बेटा फिजिक्स बाईपास करके इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं और उनसे हम क्वेश्चन या कोई भी जो एसी होगा उसका हम बेटा मीन वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा मीन वैल्यू। अब मैं इसी तरीके से दूसरा यहां पे डिफाइन करूंगा एंड दैट विल बी बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बेटा आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर इसको क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं, फिलहाल आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये जो आरएमएस वैल्यू होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एसी में इसी का ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, मीन वैल्यू से ज्यादा कैलकुलेशन इसी का होता है बेटा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, जिस तरीके से मैंने चार्ज का सेंड करना आपको दिखाया, उसी तरीके से मैं यहां पे चार्ज के बदले अब हीट का प्रोडक्शन आपको दिखाता हूं। और हीट प्रोडक्शन पे हम देखते हैं कि एक एसी सर्किट का काम कौन सा डीसी सर्किट कर सकता है, लाइक दैट कंपेयर के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक एसी सर्किट है और इस एसी सर्किट को मैं यहां पे एक रेजिस्टर के साथ ऐसे दिखा रहा हूं। नाउ एज फार एज हीट प्रोडक्शन इज कंसर्न, क्योंकि आरएमएस वैल्यू हीट प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा, मैंने कहा था कि एसी को मेजरमेंट करने के लिए हम हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो जो वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो असल में आरएमएस वैल्यूज चेक करते हैं, क्योंकि आरएमएस वैल्यू बेटा हीटिंग इफेक्ट पे डिफाइन किया जाता है। फिलहाल एक एसी सर्किट है, मैं इस एसी सर्किट को पढ़ूंगा कितने टाइम के लिए, टी, क्योंकि अब मुझे टेंशन नहीं है, आधे टाइम तक भी हीट प्रोड्यूस होगी और आधे टाइम तक फिर से हीट प्रोड्यूस होगी, चाहे करंट एक डायरेक्शन में जा रही है फिर ऑपोजिट में जा रही है, हीट तो प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए यहां पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज बेटा H इन टाइम t। नाउ कंपेयर इट, मेरे पास एक डीसी सर्किट है और डीसी सर्किट जो है उसमें सेम रेजिस्टेंस यानी सर्किट सेम रखना है। ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस दैट यहां पे एक डीसी करंट है, ठीक,
अब ये सर्किट जो है इसको मैं टाइम टी के लिए स्टडी करूंगा, ठीक, जितना टाइम इसको दिया उतना टाइम इसको देना है। और इस टाइम टी में मान लीजिए ये H डैश हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर टी में ये H डैश हीट प्रोड्यूस कर रही है, इन ऑर्डर मैं यहां पे दोनों का कंपैरिजन कर सकूं, मान लीजिए ये हीट और ये हीट बराबर है, यानी जितनी हीट इसने प्रोड्यूस की उतनी ही हीट यहां पे ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इतनी ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए यहां पे एक करंट चाहिए होगी। तो अगर ये हीट और ये हीट सेम है तो यहां पे बहने वाली जो करंट है, इस करंट को हम RMS वैल्यू बताते हैं इस सर्किट का, रिप्रेजेंटेशनल करंट। यानी सिंपल टर्म्स में जो काम ये करंट कर रही है ये कांस्टेंट करंट है बेटा, कांस्टेंट डीसी करंट है। तो जो काम ये डीसी सर्किट कर रहा है मेरे लिए वही काम ये एसी सर्किट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये एसी सर्किट जो काम कर रहा है, ठीक है, ये उतना ही काम कर रहा है जितना कि IRMS, एक डीसी करंट जो है IRMS यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो करंट का है वो काम ये एसी सर्किट कर रहा है एज फार एज हीट प्रोडक्शन इज कंसर्न बेटा। सो इफ हीट प्रोड्यूस्ड इज सेम, तो इसमें बहने वाली जो करंट होगी वो उस सर्किट की रिप्रेजेंटेशनल करंट बनेगी। मैं बोलूंगा इट इज इक्वलेंट कि ये एसी सर्किट जो है इसके बदले मान लीजिए मेरे पास एक डीसी सर्किट था जो कि ये करंट चल रही थी और हीट इतनी ही प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक, अगर आपको ये समझ आ गया, देखिए बेटा मैं आज ही आपको ये दोनों टॉपिक इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इससे आपका रिवीजन हो जाए। मैं यहां पे एक काम करूंगा, पहले मैं डीसी का हिसाब लगाऊंगा फॉर डीसी सर्किट, फॉर डीसी सर्किट। बेटा अगर हम डीसी सर्किट की बात करेंगे वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होगी H डैश, दैट विल बी इक्वल बेटा I स्क्वायर R एंड T, पढ़ा होगा आपने, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। लेकिन वहां पे जो करंट चलने वाली है इस करंट का नाम मैंने रखा था बेटा IRMS। सो IRMS स्क्वायर आर टी, एक ही स्टेप में, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, डीसी सर्किट कांस्टेंट है, सो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू दिस मच। लेकिन आपको पता है बेटा जब हम एसी सर्किट की बात करेंगे ना, तो एसी सर्किट में हीट निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। फॉर एसी सर्किट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, DH फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू I स्क्वायर और स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम DT, where I is the current which is variable, R is constant, DT is the time during which यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहां पे DH will be equal to, इट्स बेटा I स्क्वायर के बदले में लिखूंगा बेटा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड R and dt. This is the small amount of heat generated in AC circuit in time beta dt. So total heat produced, which implies total heat produced in time t, will be given by integrating यहां पे 0 to t, previous प्रॉब्लम में बेटा t by 2 था, so it is equal to बेटा I नॉट का स्क्वायर एंड देन बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा t एंड देन बेटा R and dt, ठीक है। तो यहां पे हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और ये इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा इसमें स्टेप ज्यादा लगेंगे, सो दैट मींस इट विल बी इक्वल टू बेटा I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि पीक वैल्यू तो पीक वैल्यू दैट्स कांस्टेंट, उसके बाद बेटा R भी बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t एंड dt एंड देन बेटा 0 से लेकर t तक। सो नाउ देयर इज अ फॉर्मूला I नॉट स्क्वायर R, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मूला, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर का, हमारे पास बेटा साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती है बेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 dt फ्रॉम 0 टू t। ध्यान से देखना, डरना नहीं है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव अ फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यानी यहां पे खाली जो एंगल लिखा था इसको दुगना करना है। मैं आपको इसका ऐसे दिखा भी सकता हूं। सो वेन एवर यू हैव बेटा साइन स्क्वायर थीटा, you can write it 1 minus cos of 2 theta divided by 2. This is a trigonometric identity which I have used. और इससे क्या फायदा होता है, इससे हमारा क्वाड्रेटिक टर्म लीनियर टर्म में कन्वर्ट हो गया। लीनियर टर्म का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे दिस विल बी बेटा
आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, 2 जो है वो पहले ही बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी एंड देन बेटा डी टी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, सो दिस विल बी बेटा आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यहां पे इंटीग्रेशन डी टी, चलो मैं बनाता हूं टर्म, कोई बात नहीं है, डी टी। ठीक है, ये पहला बनेगा फ्रॉम 0 टू टी, मैंने इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, पहली टर्म 1 थी तो डी टी यहां से आया, इंटीग्रेशन यहां से आया, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। ये बेटा 0 बनेगा। अब मैं यहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैंने कहा था मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन फंक्शन कहां पे कैंसिल होगा, कहां पे जल्दी हो जाएगी, क्या नहीं होगी, लेकिन फिलहाल यहां पे मैं वो शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूं। ये मैंने बताया था, ये एक डेरिवेशन है, बोर्ड की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है। सो इट इज बेटा आई नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, लिमिट्स रहेंगे 0 से लेकर टी तक। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कॉस के बदले आएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, मैंने सिखाया था अभी आपको, डिवाइडेड बाय इस वेरिएबल का कोफिशिएंट दैट इज बेटा 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा बेटा आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये बनेगा बेटा t माइनस 0। ठीक है, माइनस यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे आपको मिलेगा साइन ऑफ, पहले साइन ऑफ 2 पाई बाई टी, मैंने ओमेगा को कन्वर्ट कर लिया यहीं पे 2 पाई बाई टी, और यहां पे t के बदले बेटा t लिखना है। ठीक, डिवाइड बाई यहां पे 2 ओमेगा आएगा, माइनस साइन ऑफ यहां पे t के बदले 0 लिखना है, सो 2 ओमेगा इंटू 0 डिवाइडेड बेटा 2 ओमेगा। ठीक है, यहां पे t और t कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा साइन ऑफ 4 पाई, बेटा साइन ऑफ 4 पाई 0 होता है और साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, यानी ये सारा टर्म खत्म, ये सारा टर्म आपको और यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज बेटा आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यहां बेटा आएगा t आपके पास, चलो ये लिखता हूं मैं t, माइनस यहां पे पहली टर्म जो है दैट इज 0 बिकॉज ऊपर 0 आएगा, चलो समझाने के लिए बेटा ऊपर 0 आएगा, नीचे 2 ओमेगा है, माइनस ऊपर 0 आएगा, नीचे यहां पे 2 ओमेगा है, दैट मींस ये टर्म्स यहां पे सर्वाइव नहीं करेंगी, खाली आपके पास t बचेगा ये वाला, एंड दैट मींस बेटा इट विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर और t डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इन टाइम बेटा t। फिर से मैं यहां पे बताऊंगा, अगर ये हीट डीसी वाली हीट के बराबर होगी, ठीक है, if बेटा h dash was heat produced in the DC circuit, ठीक है, if h dash is equal to h, then IRMS is called या will be called RMS value of AC। ठीक है, RMS value of AC। ठीक है, तो यहां पे h dash मैंने निकाला हुआ था, h dash जो था दैट वाज इक्वल टू बेटा IRMS स्क्वायर और t विल बी इक्वल, यहां से आपको क्या मिलेगा I नॉट। ठीक है, I नॉट स्क्वायर, R भी आया था, t भी आया था, नीचे यहां पे आया था बेटा 2, I नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, I नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे t और r कैंसिल होगा एंड IRMS will be equal to under root of I naught square by 2, and that means beta IRMS is equal to I naught by under root 2. This is the RMS value, और अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं, it is beta 0.707 I naught, that means RMS value of current is 70% of the peak value of current, 70%, 70.7 whatever, 70%। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक AC सर्किट है और इस AC सर्किट में मान लीजिए पीक वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू बेटा 10 एम्पियर्स। ठीक है, तो इस AC सर्किट का जो RMS वैल्यू आएगा दैट इज 70% ऑफ दिस 10 एंड दैट इज इक्वल टू बेटा 7.7
7.07 एम्पियर। दैट मींस आपका जो एसी सर्किट है वो हीट प्रोडक्शन के लिहाज से इतना ही इफेक्टिव है, हीट प्रोडक्शन के लिहाज से वो इतनी ही हीट प्रोड्यूस करता है जितना कि 7.07 की डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकती है शॉर्ट में। यानी एसी सर्किट का इक्विवेलेंट जो हम डीसी का यहां पे दिखा रहे हैं, तो 7.07 एम्पियर का जो डीसी सर्किट है वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है जितना कि आपका एसी सर्किट था। तो ये वाली करंट जो है वो एसी सर्किट की बेटा आरएमएस वैल्यू यहां पे बन जाती है। सो आरएमएस वैल्यू की फॉर्मूला है पीक वैल्यू बाई √2 यानी 0.707 आई नॉट। ठीक है, अब आपको बेटा पता है अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगा तो वोल्टेज के ऊपर भी यह एप्लीकेबल है, वोल्टेज भी आपका साइनोसाइडल होता है बेटा। ठीक है, वोल्टेज अगर हम देखेंगे, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं बेटा, अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे दैट इज ऑल्सो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे भी अगर हम देखेंगे कि क्या वोल्टेज कितना चार्ज सेंड करेगी, क्या वोल्टेज कितना हीट प्रोड्यूस करेगी, तो उस हिसाब से वोल्टेज का भी हम मीन वैल्यू देखते हैं एंड मीन वैल्यू इज इक्वल टू बेटा पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई। और अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, ई आरएमएस की अगर हम बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय √2। सेम इक्वेशंस जो मैंने यहां पे आपको निकाल के दिया ये बराबर ये है और आरएमएस वैल्यू ये है। ये करंट पे भी एप्लीकेबल है, वोल्टेज पे भी एप्लीकेबल है। आर का फर्क है, आर के फर्क से हम इसको दिखा सकते हैं, बट जो करंट के लिए एप्लीकेबल है बेटा वो यहां पे एप्लीकेबल है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि एसी का मेजरमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हीटिंग इफेक्ट्स पे होते हैं, और हीटिंग इफेक्ट पे हमने यहां पे आरएमएस वैल्यू डिफाइन की। दैट इज व्हाई आरएमएस वैल्यू की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं घरों में हमें जो एसी की सप्लाई मिलती है बेटा, घरों में जो एसी की सप्लाई मिलती है उसमें आपने देखा होगा हमें बोला जाता है कि आपको 220 वोल्ट वोल्टेज मिलती है। बोलने को तो बोलते हैं लेकिन वहां पे फिर 150 भी नहीं होता, बट एज अ स्टैंडर्ड हमें 220 वोल्ट की वोल्टेज दी जाती है, एसी वोल्टेज दी जाती है जो हम चेक कर सकते हैं वोल्ट मीटर से अपने घर में। लेकिन जो वो वोल्ट मीटर होता है ना वो बेसिकली हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है जो आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो जो हमें 220 बोला जाता है ना वो बेटा आपका आरएमएस वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है? आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का। तो अगर वो आरएमएस वैल्यू होगा, एंड यू नो दैट आरएमएस वैल्यू इज ओनली 70%, 100% नहीं 70%, इसका मतलब जो हमें सप्लाई दी जाती है उसका जो पीक वैल्यू होगा वो 220 से ज्यादा है। और कितना है बेटा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। You have a relation that ERMS जो मैंने अभी दिखाया, it is equal to बेटा peak value divided by √2। That means बेटा peak value of the voltage जो साइन वेव में होती है जो हमें सप्लाई की जाती है that is √2 times ERMS, and when it is √2 times ERMS means it is √2 times यहां पे ERMS हमें दिया जाता है 220 जो हम देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको जो वैल्यू आएगा जबानी आपको याद रखना होगा दैट इज 311 वोल्ट। दैट मीन जो सप्लाई हमें दी जाती है ना बेटा, ठीक है, बोला जाता है वो 220 है, वो असल में आरएमएस वैल्यू होता है, जबकि पीक वैल्यू जो होता है उसका वो 311 वोल्ट तक होता है। इसीलिए एसी बेटा बहुत खतरनाक होती है। जो हम वैल्यू डिटेक्ट करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट में, पीक वैल्यू यानी एक टाइम पे वोल्टेज यहां तक भी पहुंच जाएगी। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये मान लीजिए ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है। हमें जब बोला जाता है ना आपको 220 की वोल्टेज मिल रही है, वो असल में ये वैल्यू होता है, क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर यही डिटेक्ट करता है। जबकि वोल्टेज अभी और भी इंक्रीज हो सकती थी और मैक्सिमम 311 वोल्ट तक जा सकती है बेटा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन बेटा मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू पे ही हम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू को ही देखते हैं। आप बोलेंगे आप में से कोई सर मीन वैल्यू
ठीक है। मीन वैल्यू पे क्या हम कैलकुलेशन नहीं, मीन वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स बनाना डिफिकल्ट है, चार्ज कितना चल रहा है बड़ा डिफिकल्ट है। आरएमएस वैल्यू यानी हीटिंग इफेक्ट पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाना बहुत आसान है। दैट इज द रीजन हम यहां पे आरएमएस वैल्यूज के साथ ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, आरएमएस वैल्यूज के ही हिसाब से करते हैं। हाँ, किसी टाइम पे फिर आपको निकालना पड़ता है, यू कैन यूज दीज सिंपल इक्वेशंस टू फाइंड मीन वैल्यू, पीक वैल्यू, बट हम आरएमएस के साथ ही ज्यादा डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिखाया कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, और जो मैंने आपको तरीका दिखाया था ये तरीका जो है ये आपको बेटा बोर्ड में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि बोर्ड में हम शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा किसी भी वेव का, किसी भी एसी, क्योंकि एसी के बहुत सारे फॉर्म्स है, स्क्वायर वेव्स है, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव्स है, या किसी और तरीके की वेव होगी, मैं आपको सिखाऊंगा कि हम वहां पे मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बेटा, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज बेटा।